मैं आपको ना पहले क्वेश्चन छोटा सा डिक्टेट करवाऊंगा, क्योंकि बैठे बैठे इंसान बोर हो जाता है। कैलकुलेट लिखो, कैलकुलेट कैलकुलेट करंट रेशियो, कैलकुलेट करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो। इंस्टीट्यूट की बुक में उन्होंने बड़े बड़े क्वेश्चन ही दिए हैं सिर्फ, हर कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन नहीं दिया, ठीक है, कोई दिक्कत है। लिखा आपने हेडिंग कैलकुलेट करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो, बस ऐसे में आपको कुछ नंबर दे देता हूं। फॉर एग्जांपल लिखो स्टॉक 1,49,000, डेटर्स 71,000, बैंक 30,000, करंट लाइबिलिटीज 1,30,000। चलिए, अभी फिलहाल मैंने आपको इजी क्वेश्चन दिया है। कोई बताएगा कि करंट रेशियो क्या है? तो करंट रेशियो में करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज लिखेंगे। पहले हमेशा फॉर्मूला लिखना, आप पहले हमेशा क्या करना है, फॉर्मूला लिखना है आपको। डायरेक्टली आंसर लिखेंगे, हो सकता है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मार्क्स कम हो जाए। मैं तो एक्सेप्ट कर लूंगा, मेरा क्या जाता है, लेकिन इंस्टीट्यूट वाले कई बार एक्सेप्ट नहीं करते हैं। वो बोलते हैं कि स्टूडेंट ने प्रेजेंटेशन ठीक से नहीं किया है। तो फॉर्मूला, उसके बाद नीचे नंबर्स लिखने हैं, फिर जाकर आंसर बताना है। बोलो जी। 1.9, 1.923, बस बस इतना काफी है। फिर लिखना क्विक रेशियो। तो अभी मैं क्या करूंगा, क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, पहले फॉर्मूला लिख दिया। अभी क्विक एसेट में मैं स्टॉक नहीं कंसिडर करूंगा, ठीक है। 71,000 प्लस 30,000 डिवाइड बाई 1,30,000, 0.776, बस हो गया। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते, ठीक है, वैसे खुश करने के लिए। चलो अब वापस आपकी बुक में आ जाओ। तो हमने अभी क्या देखा, लिक्विडिटी रेशियो देखा, ठीक है। लिक्विडिटी रेशियो इजी है, उसमें बहुत दिमाग नहीं लगाना है। जो मेन अब टास्क है जिस पे आपको काफी टाइम लगेगा, वो है लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो, और उसका एक और नाम है लीवरेज रेशियो। लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी, अब हम देख रहे हैं कि क्या ये फर्म लॉन्ग टर्म में सॉल्वेंट रह पाएगी या नहीं, ठीक है। जो अच्छे इन्वेस्टर्स होते हैं वो लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो चेक करते हैं। पैसा आपने आज लगा दिया, क्या 10-20 साल तक ये कंपनी टिक पाएगी या नहीं? अगर हाँ तो ही पैसा लगाना है, जिसको हम लोग एक टेक्निकल नाम क्या है, लीवरेज रेशियो। लीवरेज यानी यूज ऑफ डेट। लीवरेज का मतलब क्या है, यूज ऑफ डेट और फिक्स्ड चार्जेस बेयरिंग सिक्योरिटीज। ऐसे सोर्स जहां पे आपको एक फिक्स चार्ज पे करना रहता है, जैसे डिबेंचर, लोन, ठीक है, प्रेफरेंस शेयर। क्योंकि आप एक फिक्स्ड अमाउंट पे करके ज्यादा पैसा कमाने की कोशिश करते हैं,
हम लोन क्यों लेते हैं 9% पे? हमको लगता है 9% पे लोन लेकर हम 20% कमाएंगे। बैंक को 9 दे देंगे फिक्स्ड अमाउंट, बाकी ऊपर का हमारी जेब में। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड लिवरेज रेशियो, क्योंकि हम एक फिक्स चार्जेस को यूज करके अपने लिए पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हैं। ऑफ कोर्स ये रिस्की है या कम रिस्की है? आपको क्या लगता है, रिस्की है? क्या रिस्क है? कल को प्रॉफिट कम हो गया, 9% से कम हो गया, तो दे ही नहीं पाएंगे। नहीं, फिर अपनी जेब से देना पड़ेगा। अपनी जेब से नहीं देंगे तो एसेट बिक जाएंगे। दिस लिवरेज रेशियो में बी डिफाइंड एज दोज फाइनेंशियल रेशियो विच मेजर द लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी एंड कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द फर्म। तो यहाँ पर हमारा फोकस यही है, बार बार वही बोल रहा हूँ, क्या फर्म लॉन्ग टर्म में सरवाइव कर पाएगी या नहीं, लॉन्ग टर्म में स्टेबल रहेगी या नहीं। इज इट राइट? दिस रेशियो इंडिकेट्स द मिक्स ऑफ फंड्स प्रोवाइडेड बाय ओनर्स एंड लेंडर्स एंड अश्योर द लेंडर ऑफ द लॉन्ग टर्म फंड्स विद रिगार्ड टू। तो बेसिकली इस रेशियो में हम बार बार क्या देखेंगे, ओनर ने कितना फंड लगाया है और लेंडर्स ने कितना फंड्स दिया है, उसका ही कंपैरिजन चलता रहेगा अलग अलग फॉर्म में। इज इट राइट? बिजनेस में फंडिंग दो प्रकार से होती है ब्रॉडली, ओनर फंड, बोरोड मनी। कोई भी बिजनेस में या तो ओनर ने पैसा लगाया है या आउटसाइडर ने, जिसको हम बोलेंगे लेंडर्स मनी या बोरोड मनी या आउटसाइडर्स मनी। ठीक है, तो आउटसाइडर जानना चाहते हैं क्या कंपनी समय पे इंटरेस्ट पे कर पाएगी या नहीं। अगर आपका दोस्त भी आपसे लोन मांगेगा ना, मनी मन तुम ये तो जरूर सोचोगे, भले तुम्हारा दोस्त ही क्यों ना हो, कि पैसा वापस कर पाएगा या नहीं, या नहीं सोचोगे? सोचेंगे ना। यहाँ तो बैंक है, बैंक आपकी रिश्तेदार थोड़ी है, उसका तो बिजनेस ही वही है, इसलिए वो लोन देने के पहले चेक करती कि कंपनी लॉन्ग टर्म में इंटरेस्ट पे कर पाएगी या नहीं, क्या कंपनी लोन रीपे कर पाएगी या नहीं, प्रिंसिपल अमाउंट। तो ये रेशियोज जो हम देखने जा रहे हैं अभी, इसमें एक आपको हिंट मिल जाता है कि हाँ ये कंपनी लॉन्ग टर्म में पेमेंट कर पाती है या नहीं। तो अगर आपको एग्जाम में पूछे राइट 5 या 6 लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो, तो आप लिखना इक्विटी रेशियो, एक तो होता है लिवरेज रेशियो और ऑफ टू टाइप, एक है कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो जो बेसिकली डेट इक्विटी प्रेफरेंस को कंटिन्यूसली कंपेयर करते रहेगी। ठीक है, इक्विटी रेशियो, डेट टू इक्विटी ये इंपॉर्टेंट है, और डेट टू टोटल एसेट रेशियो एक और इंपॉर्टेंट है, कैपिटल गियरिंग रेशियो जो एग्जाम में आता है, फिर है प्रोप्राइटरी रेशियो, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये 3 इंपॉर्टेंट है इन 6 में से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाकी आप ऑप्शन पे छोड़ के चले जाओगे। ठीक है, कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो, कैपिटल देखना बैलेंस शीट में, और उसके बेसिस पे आप एनालाइज करते हो कि रिस्क कम है या ज़्यादा है, कंपनी लॉन्ग टर्म में टिक पाएगी या नहीं। अकाउंट्स में आपको बस ये सब सिखाया जाता है कि कैसे हम प्रेजेंट करते हैं, वही डेटा अब आप यूज़ करके एनालाइज कर रहे हो कि कंपनी क्या रिस्की है, कम रिस्की है, ज़्यादा रिस्की है, लॉन्ग टर्म में सरवाइव कर पाएगी या नहीं। और दूसरा जो है उसको बोलेंगे कवरेज रेशियो। इसमें भी 2 टाइप है, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी में कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो है और दूसरा है कवरेज रेशियो, यानी आपका प्रॉफिट सफिशिएंट है कि नहीं। यहां पर हम क्या चेक कर रहे हैं, प्रॉफिट सफिशिएंट है या नहीं। कवरेज रेशियो मतलब प्रॉफिट इंटरेस्ट पे करने के लिए सफिशिएंट है या नहीं, प्रॉफिट इंस्टॉलमेंट पे करने के लिए सफिशिएंट है या नहीं, कवर कर सकता है या नहीं। क्या प्रॉफिट आपके इंटरेस्ट को कवर कर सकता है, क्या प्रॉफिट आपके इंस्टॉलमेंट को कवर कर सकता है, क्या प्रॉफिट आपके प्रेफरेंस डिविडेंड लायबिलिटी को कवर करने में सक्षम है या नहीं। इसलिए तो उन्होंने इतना सुंदर नाम ढूंढा है, कवरेज रेशियो। इज इट राइट? इसमें है 4 प्रकार के और चारों ही इंपॉर्टेंट है। डेट सर्विस कवरेज रेशियो, जिसको हम पॉपुलरली बोलते हैं DSCR, एग्जाम में कई बार डायरेक्टली आ जाता है, कैलकुलेट DSCR।
आपको लगेगा कोई साउथ इंडिया की पॉलिटिकल पार्टी का नाम है, लेकिन ऐसा नहीं है। अकाउंटिंग रेशियो है, डेट सर्विस कवरेज रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो, नाम में ही पूरा आपको हिंट मिल जाएगा, एंड फिक्स चार्जेस कवरेज रेशियो। तो ये रेशियो क्या बताता है, जैसे फॉर एग्जांपल समझेंगे, आपको साल में इंटरेस्ट पे करना है 1 लाख, बहुत इजी है, और आपकी प्रॉफिट है मान लो 2 लाख। इंटरेस्ट कितना पे करने की ऑब्लिगेशन है, 1 लाख, और प्रॉफिट कितना है, क्या आपका प्रॉफिट इंटरेस्ट को कवर कर रहा है, कितना टाइम्स कवर कर रहा है, बस हो गया, यही इसका ऑब्जेक्टिव है। तो आप इजीली समझ सकते हो कि जो कंपनी का ये रेशियो 1 से ज़्यादा होगा, 1 से ज़्यादा होना ही चाहिए, और ज़्यादा होना चाहिए, थोड़ा मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी होना चाहिए, वो अपना इंटरेस्ट पे कर पाएगी। अगर वही उसमें मैं इंस्टॉलमेंट भी जोड़ दूं 50,000 कि आपको हर साल 50,000 इंस्टॉलमेंट भी देना है, तो अब ये रेशियो कितना हो जाएगा, 2 लाख डिवाइड बाई 1,50,000, 1.33 ऐसा कुछ तो आ रहा है। तो 1 से ज़्यादा है तो मतलब कवरेज है, बट फिर भी और हाइयर होना चाहिए, जितना हाई होगा उतना अच्छा है, ताकि बैंक को ज़्यादा श्योरिटी रहे कि हाँ ये कंपनी इंटरेस्ट या लोन रिपे कर पाएगी। मान लो रेशियो को मैं चेंज कर देता हूँ, इसको 1,50,000 कर देता हूँ, 1 लाख इंटरेस्ट पे करना है, 1.5 लाख इंस्टॉलमेंट पे करना, और प्रॉफिट है ओनली केवल मात्र 2 लाख, पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो कवरेज कम है। ठीक है, आदमी की हाइट 6 फुट है और तुमने कपड़ा खरीदा 5 फुट का, तो बेचारा नंगा रह जाएगा कहीं ना कहीं से। वही है, जहां कवर छोटा पड़ेगा तो आदमी को नंगा ही घूमना पड़ेगा ना। तो बैंक वाले सोच रहे हैं कि भाई जब पेमेंट की लायबिलिटी 2.5 लाख और कमाई 2 लाख, तो बाकी 50,000 कौन देगा, कहां से दोगे, है ही नहीं ना। तो ऐसी कंपनी के लिए लोन लेना बहुत मुश्किल है। आजकल कंपनीज जो है बैंक में जब लोन लेने के लिए जाती है तो एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करती है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानी फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट, फ्यूचर बैलेंस शीट। बैंक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बोलती है कि 5 साल का प्रोजेक्शन दो हमें, 5 साल का प्रोजेक्शन दो कि आपका बिजनेस अगले 5 साल कैसे होगा। और फिर बैंक आपसे लेने के बाद वो रेशियोज कैलकुलेट करती है, आपके बोलते ठीक है सबमिट करके जाओ, कल आना। कल आया तो उसने देखा कि 0.8 है, तो आपका प्रपोजल रिजेक्ट कर देते हैं वो। बैंक आपको बोलती है कि जब आपके पास इनकम इतनी कम है कि आप मेरा इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट ही पे नहीं कर पाओगे, तो हम आपको लोन कैसे दें। तो हमारे सीए लोग भी बहुत होशियार होते हैं, पता है, जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट जनरली ये सीए लोग ही बनाते हैं। उसको पता है कि बैंक रिजेक्ट कर देगी 0.8 पे, तो पहले से प्रोजेक्शन बनाते समय इस बात का ध्यान रखती कि रेशियो 1 के ऊपर आए। ठीक है, तो प्रोजेक्शन है ना, एस्टिमेशन है, एस्टिमेशन करने में क्या जाता है अपना। लेकिन फिर भी हमको जानना है कि सामने वाले को क्या रेशियो पसंद है, तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट वगैरह बनाते समय आपको इन सब सारे रेशियोज का भी ध्यान रखना पड़ता है पहले से ही, कि कहीं कोई रेशियो गंदा तो हमने नहीं दे दिया बैंक को, लोन रिजेक्ट हो जाएगा फिर आपका। फिर रिजेक्ट होगा तो दोबारा वापस लेना फिर मुश्किल हो जाती है। ये जो मैंने आपको बताया है बहुत ही गलत बताया, गलत काम करना सिखाया, उसके लिए मुझे माफ कर देना, ठीक है। रिवर्स वर्किंग करते हैं ऑफिस में लोग, कितना रेशियो चाहिए उसके हिसाब से प्रोजेक्शन करते हैं। ठीक है, किसी को बोलना मत मैंने आप लोग को ये सब चीज बताई है। This ratio provide an insight into financing technique used by business and focus as a consequence on the long term solvency position। लेकिन ये रेशियोज है बहुत अच्छे हैं, कंपनी की लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी का पता चलता है। अगर आप सिर्फ बैलेंस शीट देखोगे तो आपको बड़े बड़े नंबर्स दिखेंगे, मिलियंस एंड करोड्स में नंबर्स दिखेंगे। नंबर्स देखकर आपको एब्सोल्युटली पता नहीं चलता है कि ये रिस्क ज़्यादा है या कम है, लेकिन जब आप ये रेशियोज निकालते हैं तो आपको रिस्क का
और लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी का पता चलता है। तो हम जल्दी से कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं। इज इट राइट? तो पहला फॉर्मूला इक्विटी रेशियो। आज होमवर्क में क्या करना, सारे फॉर्मूले ना एक जगह पे लिख कर लेकर आना, एक पेज पर, या एक अलग से नोटबुक बना लो जिसमें सारे फॉर्मूले लिख के लेकर आना। वैसे आपकी बुक में ना इंस्टीट्यूट ने एंड में एक समरी दी है, आई थिंक पैराग्राफ 3.8 पे देखना, टुवर्ड्स द एंड 2.5-3 पन्ने का तो समरी है, उसमें उन्होंने सारे रेशियो की समरी एक जगह पे लिख दी है। तो आपको अगर नहीं लिखना हो तो कोई बात नहीं, वहां लिखा हुआ ही है, तो उसको अच्छे से 2-3 बार रिवाइज करके आना। जो प्रॉब्लम होता है टीचर को पढ़ाने में इस चैप्टर को, कि इंस्टीट्यूट कंटिन्यूसली क्वेश्चन में रेशियो पूछ रहे हैं आपको, और आपको फॉर्मूले ही याद नहीं है, तो आपको ऐसा लगेगा कि अरे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तो फॉर्मूला आपको ध्यान में आना चाहिए, या एक अपने से एक कागज पे लिख कर रहो, सामने में रखो कुछ दिन, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। और रिवर्स वर्किंग के भी क्वेश्चन आते हैं फिर। ओके, तो इक्विटी रेशियो का मतलब क्या है, पहले आराम से रेशियो देखो फिर समझ में आएगा। शेयरहोल्डर्स इक्विटी डिवाइड बाय नेट एसेट। रेशियो देखकर क्या समझ में आ रहा है कि नेट एसेट का कितना परसेंटेज, इस रेशियो को हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, नेट एसेट का कितना परसेंटेज इक्विटी शेयरहोल्डर ने फाइनेंस किया है। नेट एसेट का कितना परसेंटेज इक्विटी शेयरहोल्डर ने फाइनेंस किया है। इज इट राइट? जब आप बैंक से लोन लेने जाते हैं या किसी से फंड रेज करने आते हैं, एक सवाल वो पूछता है आपसे, आपने कितना पैसा लगाया। आपने लोन आपको कोई तभी देगा ना जब आपने भी पैसा लगाया बिजनेस में। मैंने कहा मैंने 0 लगाया, सारा आपसे ही लेने आया हूं मैं, ठीक है, पूरा का पूरा 5 करोड़ आप ही दे दो, आप देंगे तो ही मेरा बिजनेस चालू हो पाएगा। क्या मुझे लोन मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? मेरा क्या रिस्क है? फिर कल कंपनी डूब गई, मुझे कोई टेंशन नहीं है, बैंक देखेगा। लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी है, वो शेयर होल्डर के ऊपर कोई रिस्क नहीं होता है, कंपनी डूबी डूबी, मेरा क्या जाता है, राइट? कोई आपको लोन नहीं देता उस केस में। वो आपसे पूछता आपका कितना योगदान है इस बिजनेस में, जितना आपका कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा उसका कुछ परसेंटेज फिर बैंक देगी, या बैंक देगी आपको लोन। हायर द रेशियो लोअर द रिस्क, लोअर द रिस्क टू द आउटसाइड पार्टीज। और जब आपका खुद का पैसा लगता है ना, हाँ बोलो अब, तो मेहनत करते हैं। इज इट राइट? तो फिर मेहनत करेंगे, अच्छे से करेंगे, ज्यादा रिस्क नहीं लेंगे, ऐसा काम नहीं करेंगे जिसमें घाटा हो, ठीक है। ये उसका उसका एक इंटेंशन ये रहता है कि व्हाट इज योर स्टेक इन द बिजनेस, ये पता चलता है इसमें मेरा स्टेक कितना है नेट एसेट में। अब इसको कैलकुलेट कैसे करना है, तो शेयर होल्डर इक्विटी निकालने के लिए आप इक्विटी, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस ऐड करेंगे, और कोई फिक्टिशियस एसेट है तो माइनस कर देना। फिक्टिशियस एसेट यानी बैलेंस शीट में दिख तो रहा है लेकिन ये एसेट के नाम पे कलंक है ये, हाँ, इसको बेचकर कुछ नहीं मिलने वाला, ना बिकेगा ही। जैसे फॉर एग्जांपल अंडरराइटिंग कमीशन अगर आ गया बैलेंस शीट में, वो तो एक एक्सपेंडिचर आपने इनकर किया, राइट ऑफ नहीं किया, तो बैलेंस शीट में आ गया, बट उसको हम रियलाइज नहीं कर सकते, उसको माइनस करना है। या अगर प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस नॉट रिटर्न ऑफ दिख रहा है, उसको माइनस कर देना, ठीक है। आजकल ये आता नहीं, क्योंकि आजकल कंपनीज एक्ट में या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में इसको हटा दिया गया है। उन्होंने कहा कि फिक्टिशियस एसेट को बैलेंस शीट में रखना ही नहीं है, राइट ऑफ ही करना है, लेकिन इंस्टीट्यूट ने अगर दे दिया तो हटा देना, ठीक है। और नेट एसेट या नेट कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या लेंगे, नेट एसेट में इट विल बी नेट फिक्स्ड एसेट एंड नेट करंट एसेट। नेट फिक्स्ड एसेट एंड नेट करंट एसेट, यानी आपको फिक्स्ड एसेट लेना है, करंट एसेट लेना है, और करंट लायबिलिटीज माइनस करनी है, ठीक है। जैसे ये बैलेंस शीट है, फिक्स्ड एसेट आपको दिया हुआ है 300, करंट एसेट दिया हुआ है मान लो 700,
इक्विटी शेयर कैपिटल दिया हुआ है 100, रिजर्व एंड सरप्लस दिया है 200, लोन दिया हुआ है सपोज 500 और करंट लायबिलिटी है 200। इस प्रकार से एग्जाम में आपको क्वेश्चन आएगा जिसमें बैलेंस शीट रहेंगे। तो अभी हमें देखना है कि इस कंपनी में इक्विटी शेयर होल्डर्स का पैसा कितना लगा हुआ है, 100 और 200 300, तो मेरा न्यूमरेटर आ गया 300। और नेट एसेट कितने हैं, फिक्स्ड एसेट 300 का है, करंट एसेट 700 का है, लेकिन इस 700 में से 200 तो करंट लायबिलिटी द्वारा फाइनेंसिंग हो गया है। तो 300 700 माइनस 200 कितना बताओ, 800 होता है। यानी टोटल नेट एसेट 800 को 300 शेयर होल्डर ने फंडिंग की है। परसेंटेज निकालो जरा, 37.5 आ रहा है क्या? तो 37.5% ओनर ने फंडिंग की है। इसका मतलब है बाकी बाहर के लोगों ने 62.5% फंडिंग की है। तो अब ये बाहर का आदमी देखेगा कि अब ये रेशियो कम है या ज़्यादा है, उसके हिसाब से वो डिसीजन लेगा किसको आगे लोन देना है या नहीं देना। ठीक है, तो डिसीजन मेकिंग में काम आ गया ना। मान लो ये रेशियो 2% ही आता, फॉर एग्जाम्पल 2 आता, तो कोई आपको लोन नहीं देगा, फिर बहुत मुश्किल है। देगा तो बहुत बहुत हाई रेट पे देगा, देगा तो बहुत ही हाई रेट पे देगा। ठीक है, क्योंकि फिर आपका उसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है ना, तो आपके लिए रिस्क नहीं है। जिसके लिए रिस्क नहीं है वो रिस्कलेस हो जाता है, सॉरी यूजलेस हो जाता है फिर वो। ठीक है, कहीं भी दौड़ता है फिर वो। Traditionally, it is believed that higher the proportion of owner fund, lower is the risk for potential lender. Underline. एग्जाम में इंस्टीट्यूट क्या पूछेगी, अगर ये रेशियो हाई है तो अच्छा है या लो है तो अच्छा है। हाई इज बेटर फॉर द पोटेंशियल लेंडर। तो जब हम बैंक के पास लोन लेने जाते हैं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट में बैंक देखती है ओनर का कितना स्टेक है। ठीक है, और उसी तरह उसका अपोजिट हो गया डेट रेशियो। डेट रेशियो में हम क्या करेंगे, डेट डिवाइड बाय नेट एसेट। बुक में एक टाइपिंग एरर हुई है, बुक में क्या टोटल रेशियो लिख दिया गया, टोटल डेट होगा यहां पर। डेट अपॉन नेट एसेट, यानी ये अगर हमारा नेट एसेट है, ओनर ने 37.5% फाइनेंस किया है, तो आउटसाइडर ने फिर 62.5% फाइनेंस किया। ठीक है, तो इन दोनों रेशियो से पता चलता है ओनर ने कितना प्रोपोर्शन फंडिंग की है और आउटसाइडर ने कितना प्रोपोर्शन की फंडिंग की है। इज इट राइट? ओनर का ज्यादा होना चाहिए रिस्क पॉइंट ऑफ व्यू से और आउटसाइडर का। तो लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो देखने वाले सोचेंगे कि ओनर का ज्यादा होना चाहिए। जहां पर आपको लगे कि ओनर ने कम किया है, वहां पर आप शायद वहां इन्वेस्ट नहीं करेंगे। यस और नो? टोटल डेट और टोटल आउटसाइड लायबिलिटीज में क्या क्या लेना है, यहां पर आपने इसको टोटल डेट कर दिया ना, इंक्लूड्स। अब इसमें एक शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म बोरिंग फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लेंगे, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, डेफर्ड पेमेंट अरेंजमेंट फॉर बाइंग कैपिटल इक्विपमेंट, यानी आपने कोई कैपिटल इक्विपमेंट बाई किया है लोन पे। ओके, एंड बैंक बोरिंग लेंगे, पब्लिक डिपॉजिट लेंगे, एंड एनी अदर इंटरेस्ट बियरिंग लोन। बेसिकली ये सब आपके फंडिंग के अरेंजमेंट है, उधार का पैसा है ये। इज इट राइट? ये रेशियो कम होना चाहिए या ज्यादा होना चाहिए? ये कम होना चाहिए। ठीक है, अगर ये रेशियो 1 से ज्यादा हो गया तो इसका मतलब क्या है, 1 से ज्यादा का मतलब है कि पूरे का पूरा नेट एसेट डेट द्वारा फंडिंग हुई है, ओनर ने कुछ दिया ही नहीं है, ओनर ने कुछ दिया ही नहीं है। इज इट राइट? तो ऐसा भी हो सकता है। रेशियो ग्रेटर देन 1 वुड मीन ग्रेटर पोर्शन ऑफ कंपनीज एसेट्स आर फंडेड बाय डेट एंड कुड बी अ रिस्की सिनेरियो। ओके, कुछ बात समझ में आई?
अब एक इंपॉर्टेंट आ रहा है जो एग्जाम में कई बार आता है, डेट टू इक्विटी रेशियो। डेट टू इक्विटी रेशियो, इसके दो इंटरप्रिटेशन होते हैं। एक होता है टोटल आउटसाइड लायबिलिटी डिवाइड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी। टोटल आउटसाइड लायबिलिटी अगर मैं बोलता हूं तो इसमें नॉन करंट लायबिलिटी तो हम लेंगे ही लेंगे, करंट लायबिलिटी भी साथ में ले लेंगे। इज इट राइट? यानी हम देखना चाहते हैं कि आउटसाइड लायबिलिटीज कितनी है और शेयर होल्डर का कितना पैसा लगा है, दोनों को हम कंपेयर करते हैं। खुद से कितना पैसा लगाया, उधार का कितना पैसा है, दोनों का कंपैरिजन है। लेकिन कुछ केसेस में हम सिर्फ लॉन्ग टर्म डेट लेते हैं, करंट लायबिलिटीज नहीं लेते। इज इट राइट? तो करंट लायबिलिटीज तो करंट एसेट को फाइनेंस करने के लिए यूज हो गया, तो वहां पर हम नेट करंट एसेट ही बोलते हैं उसको। तो कुछ कंपनीज या कुछ बैंक्स क्या करते हैं, इस रेशियो को निकालने के लिए सिर्फ लॉन्ग टर्म डेट लेते हैं, सिर्फ लॉन्ग टर्म डेट, यानी कि बैंक लोन, डिबेंचर, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एटसेट्रा। ठीक है? समटाइम्स ओनली इंटरेस्ट बियरिंग लॉन्ग टर्म डेट इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ टोटल लायबिलिटीज। अब तुम कौन हो? स्टूडेंट। तुम क्या करोगे? पहली प्रेफरेंस इसको देंगे, क्योंकि जनरली जब हम डेट बोलते हैं तो मेरे मन में करंट लायबिलिटी नहीं होती है, लॉन्ग टर्म डेट होता है, और दूसरी प्रेफरेंस इसको देंगे। और अगर एग्जाम में मान लो टाइम बहुत बचा हुआ है, तीनों नहीं है, दो ही है, ये टोटल डेट मतलब टोटल आउटसाइड लायबिलिटी। ठीक है? तो ये जो है ना, ये बेकार है, क्योंकि वो टोटल आउटसाइड लायबिलिटी मतलब टोटल डेट हो गया। तो ये दोनों में से जो, कई बार डेटा की भी कमी रहती है, कई बार डेटा आपको इस ढंग से दिया जाता है कि आप दोनों में से कोई एक ही यूज कर पाओगे फिर। तो उस केस में जो डेटा दिया गया उसके हिसाब से कर लो। और डेटा दोनों के लिए दिया हुआ है, टाइम कम है तो फर्स्ट प्रेफरेंस लॉन्ग टर्म डेट अपॉन शेयर होल्डर इक्विटी, और बहुत सारा टाइम बचा है तो दोनों यूज करना है, फिर दोनों यूज करना है। ठीक है? एक बार रामायण में ना युद्ध हो गया राम और रावण के बीच, बहुत ही भयानक। लक्ष्मण जी को ना किसी ने तीर मार दिया, वो बेचारे बेहोश हो गए। उसके बाद श्री हनुमान, उनको भेजा गया कि जाओ संजीवनी बूटी लेकर आओ। जब हनुमान जी वहां पहुंचे तो बड़ा पर्वत था, बहुत सारी जड़ी बूटियां थी, एकदम कंफ्यूज्ड हो गए कि बस इसको उठाऊं या उसको उठाऊं, टाइम कम है, टक 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 घंटी बज रही है। लक्ष्मण जी की धड़कने जो है ना ऐसे ऐसे जोर से हिलने लग गई है मशीन पे, पूरा कार्डियोग्राम हिल गया उनका। तो अब हनुमान जी ने सोचा कि क्या किया जाए, टाइम कम है, वापस जाऊंगा पूछ कर आऊंगा तो पेट्रोल डबल लग जाएगा, डेली अलाउंस एक बार का ही मिला है मेरे को, दिमाग लगाने का ही नहीं, बोले पहाड़ ही उठा के रख देने का वहां पे। तो उसी तरह जब आपके पास टाइम कम हो तो जो जो ऑप्शंस अवेलेबल है ना सारा डाल देना वहां पे, पूरा हनुमान बन के जाना उस दिन। खुद की बुद्धि लगाओगे, गलत बूटी ले आओगे तो डबल चक्कर लग जाएगा। हाँ जी, पेशेंट तो जाएगा, इस बार तुम भी जाओगे। इस बार तुम ही पेशेंट हो। तो ये रेशियो हाई होना चाहिए, कम होना चाहिए? डेट इक्विटी रेशियो हाई होना चाहिए, कम होना चाहिए? हाँ, रिस्क पॉइंट ऑफ व्यू से कम होना चाहिए। ओनर तो सोचेगा ज्यादा हो, लेकिन ये जो क्रेडिटर और लेंडर होंगे ना, ये कई बार इनका एक स्टैंडर्ड रहता है बैंक का कि अगर 2:1 से ऊपर गया तो लोन नहीं देने का। ठीक है? तो कई बार बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का रहता है कि अगर आपका ऑलरेडी 2:1 है या कोई भी एक नंबर 3:1 है, तो उसके ऊपर मैं तुमको लोन दूंगा तो रेशियो और बढ़ जाएगा ना, क्योंकि डेट बढ़ेगा तो रेशियो और बढ़ेगा, देने का ही नहीं ऐसी कंपनी को लोन। कुछ इन्वेस्टर हैं, उनका भी एक क्राइटेरिया रहता है, मेरा भी वो क्राइटेरिया रहता है जब मैं इन्वेस्ट करता हूँ शेयर मार्केट में। उनकी बैलेंस शीट में अगर मुझे
1:1 से भी ज्यादा दिखा। टाटा बाय बाय, जय राम जी की। ठीक है, इन्वेस्ट करने का ही नहीं, इन्वेस्ट करने का ही नहीं, मेरा ऐसा मानना है। मैं अपने लिए मैंने वो रूल बनाया। ठीक है, मैंने वॉरेन बफे के बारे में पढ़ा, वो भी बहुत बड़े इन्वेस्टर है, इन्वेस्ट कर करके दुनिया के टॉप 5 रिचेस्ट पर्सन में पहुंच गए। आप लोग भी कर सकते हो। तो उनको बोला कि आप जब बैलेंस शीट एनालाइज करते हो क्या देखते हो? सबसे पहले बोला मैं लाइबिलिटी साइड में जाकर देखता हूं कि ये डेट इक्विटी रेशियो कितना है। सबसे पहले आपको अभी मैं 100 रेशियो समझाऊंगा मान लो, तो उसके लिए उनके लिए पहला कौन सा रेशियो देखना है? डेट इक्विटी। फिर वो देखते हैं कि डेट इक्विटी रेशियो जितना है, क्या इसको उतना डेट चाहिए या नहीं चाहिए? डेट तो चाहिए ना। अभी तुम आईसीआईसीआई बैंक का बैलेंस शीट देखोगे तो उनका तो बिजनेस ही वही है, उधार लेना उधार देना, उधार तो रहेगा ही। एफडी लेते हैं ना आपसे, वो उनकी बुक्स में डेट दिखता है, तो उस बिजनेस में तो डेट रहेगा ही ना। एनबीएफसी वाले क्या करते हैं, आपसे डिपॉजिट लेते हैं और आगे किसी को लोन देते हैं, तो उनकी बुक्स में डेट रहेगा ही। तो ये वॉरेन बफे जी क्या करते हैं, डेट इक्विटी रेशियो जितना होना चाहिए इस बिजनेस में, अगर उससे ज्यादा है तो इन्वेस्ट नहीं करना। पहला क्राइटेरिया उनका वही रहता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो है कि कई बार आपका डील ब्रेक हो जाता है जस्ट बिकॉज यू हैव हायर डेट इक्विटी रेशियो। ये रेशियो इतना इंपॉर्टेंट है कि कंपनीज एक्ट में बायबैक के लिए भी उन्होंने एक नॉर्म लगा रखा है। जिस कंपनी का डेट इक्विटी रेशियो 2:1 से ज्यादा है, बायबैक भूल जाओ, पहले बायबैक करो, बायबैक को पहले उसको रेशियो को कम लाओ, कम करो उसको, उसके बाद बायबैक का सपना देखो। ठीक है ना, तो तब तक सपना देखना भी पाप है। तो हाई रेशियो इज एन इंडिकेटर ऑफ रिस्क, लो रेशियो इज एन इंडिकेटर ऑफ सेफ्टी कुशन। क्रेडिटर फील द ओनर्स फंड कैन हेल्प अब्सॉर्ब पॉसिबल लॉसेस ऑफ इनकम एंड कैपिटल। ओनर का पैसा रहेगा, लॉसेस एब्सॉर्ब कर सकते हैं वो। ठीक है, दिस रेशियो इज ऑफन यूज फॉर मेकिंग कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन सच एज इशू ऑफ शेयर और डिबेंचर। अगर किसी कंपनी का डेट इक्विटी रेशियो ऑलरेडी ज्यादा है तो वो शेयर इशू करेगी रेशियो को कम करने के लिए। ठीक है, जैसे अभी गवर्नमेंट ने बहुत सारे पब्लिक सेक्टर कंपनीज को बोला है शेयर इशू करो। आने वाले दिनों में बहुत सारे गवर्नमेंट कंपनी आपको शेयर इशू करते हुए दिखेंगे, क्योंकि उनका डेट बहुत ज़्यादा हो गया है। डेट घटाने के लिए शेयर इशू करना पड़ेगा ना। या अगर कोई कंपनी ऑलरेडी कंफर्टेबली उनका डेट इक्विटी रेशियो बहुत कम है पहले से, वो डिबेंचर इशू कर सकती है। वो बोलती चलो थोड़ा तो हम ले सकते हैं ना। अगर 0.2 रेशियो है तो 0.2 से 0.4 करने में कोई बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं है, तो वैसी कंपनी डिबेंचर इशू कर लेगी। तो ये रेशियो देखने के बाद पता चलेगा कि हमें इक्विटी इशू करना है या डिबेंचर इशू करना है। लेंडर्स आर ऑल्सो वेरी कीन टू नो दिस रेशियो सिंस इट शोज द रिलेटिव वेट्स ऑफ डेट एंड इक्विटी। ये तो मैंने आपको बताया, बैंक के पास जाओगे तो बैंक पहले इसी को देखती है। डेट इक्विटी रेशियो इज एन इंडिकेटर ऑफ फर्म्स फाइनेंशियल लिवरेज। फाइनेंशियल लिवरेज मतलब कितना डेट यूज कर रही है, हाउ मच डेट द फर्म इज यूजिंग, हाउ मच डेट द फर्म इज यूजिंग। ये फाइनेंशियल लिवरेज, एक चैप्टर भी हमारे सिलेबस में, लिवरेज एनालिसिस। अब आ गया डेट टू टोटल एसेट रेशियो। अब सब एक जैसे दिखेंगे, सबके नाम सुनने में एक जैसे लगेंगे, लेकिन सबका डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर बदलता रहेगा। डेट टू टोटल एसेट किया अभी, इसके पहले एक नेट एसेट था। तो टोटल एसेट करेंगे तो क्या करना है आपको, इस बार करंट लायबिलिटी माइनस नहीं करनी है, इस बार आपको टोटल एसेट लेना है। तो टोटल एसेट मतलब एसेट साइड टोटल, और एसेट साइड में क्या होता है, करंट एसेट एंड नॉन करंट एसेट, जो हम लोग फाइनेंशियल लैंग्वेज में एफए बोलेंगे, फिक्स्ड एसेट। और नेट एसेट में हम क्या करते थे,
इसी में से करंट लायबिलिटी भी माइनस कर देते हैं। तो वर्डिंग्स पे खेलना है आपको। टोटल एसेट दिया तो करंट लायबिलिटी माइनस नहीं करनी है, नेट एसेट दिया तो करंट लायबिलिटी माइनस करनी है। दिस रेशियो मेजर द प्रोपोर्शन ऑफ टोटल एसेट फाइनेंस विद डेट। जैसे मान लो आपका टोटल एसेट 200 करोड़ है और डेट आपका 100 करोड़ है, ठीक है, तो 50% ऑफ योर टोटल एसेट इज फाइनेंस्ड बाय डेट। सिंपल है। हायर रहेगा तो रिस्क ज्यादा है, लोअर रहेगा तो रिस्क, यानी आउटसाइडर्स क्या चाहेंगे कि जितना हो ओनर का पैसा ज्यादा हो, बोरोड का पैसा, बोरोड मनी कम हो, राइट। हायर द रेशियो indicate that assets are less backed up by equity and hence higher financial leverage। अगर ये मान लो 50 की जगह मैं इसको 85 कर दूं, इसका मतलब 85% बोरोड मनी से फाइनेंस हुआ है, उसका मतलब 15% सिर्फ ओनर का पैसा लगा है, बराबर। तो अच्छी बात है, बुरी बात है, रिलेटिवली बुरी बात है, ठीक है, रिस्क ज्यादा है इसलिए हायर फाइनेंशियल लिवरेज। अब एक और टिक करना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कैपिटल गियरिंग रेशियो। कैपिटल गियरिंग रेशियो, तो यहां पर हमको क्या करना है, कैपिटल गियरिंग रेशियो के फॉर्मूले में न्यूमरेटर में हम डिबेंचर और अदर बोरोड फंड्स तो लेंगे ही, जो हम डेट इक्विटी रेशियो में लेते थे। अब इनके साथ इनका एक कजन को भी ऐड कर देंगे, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। क्यों? कुछ लोगों का मानना है कि जैसे डिबेंचर वैसे ही प्रेफरेंस शेयर, पैसे तो दोनों को ही वापस करने हैं, पैसे तो, और दोनों को फिक्स रेट से भी पे करना है, दोनों को, दो चीजें कॉमन है इसमें, हर साल इनको फिक्स रेट से इंटरेस्ट या डिविडेंड देना है, देना तो है ही, नाम भले उसका इंटरेस्ट लो या डिविडेंड लो, देना तो है ही, दोनों को रीपे भी करना है तो रिडीम भी करना है, तो दोनों है तो चचेरे भाई ना, फिर भाई भाई हुए ना, दोनों में डिफरेंशिएट नहीं करना है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, डेट इक्विटी रेशियो की जगह कैपिटल गियरिंग रेशियो यूज करते हैं, प्रेफरेंस शेयर को भी ऐड कर देते हैं न्यूमरेटर में, क्योंकि इसको भी हमें रिटर्न वापस करना ही, रिडम्पशन करना ही है, फिक्स्ड अमाउंट देना ही है, तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ फिर, डिवाइड बाय इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व माइनस लॉस माइनस फिक्टिशियस एसेट भी लिख दो। कल को अगर आपके एग्जाम में आ गया तो आप उसको भी, अगर कुछ ऐसा अकाउंट दिख रहा है बैलेंस शीट में जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, जो बिकता नहीं है, एक अकाउंटिंग पर्पस के लिए हम उसको ढो रहे हैं बैलेंस शीट में, ठीक है, क्या कर रहे हैं, ढो रहे हैं बैलेंस शीट में, जबरदस्ती दिखा रहे हैं, एसेट के नाम पे कलंक है वो, ठीक है, तो उसको भी माइनस कर देना है। हाँ जी बोलो, कुछ डाउट है? मैं तो, हाँ ओके, बहुत अच्छी बात। चलो, प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला बोलो। प्रोप्राइटरी रेशियो नहीं, प्रोप्राइटरी फंड अपॉन टोटल एसेट। प्रोप्राइटरी फंड यानी ओनर का पैसा, ये जो अभी आपने थोड़ी देर पहले डेट टू टोटल एसेट देखा ना, अब ये उसी का रिवर्स हो गया, यहां पर ओनर्स फंड अपॉन टोटल एसेट है। प्रोप्राइटरी फंड में क्या क्या इंक्लूड करेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस, और उसमें से माइनस क्या करेंगे, वो जो लॉसेस वगैरह माइनस कर देना, फिक्टिशियस एसेट माइनस करना। और इसका इंटरप्रिटेशन है कि हाइयर रेशियो है तो रिस्क कम है। पूरे चैप्टर में एक चीज याद रखो, ओनर का पैसा अगर ज्यादा लगा हुआ है तो रिस्क कम है, और आउटसाइडर का पैसा अगर ज्यादा लगा हुआ है तो रिस्क ज्यादा है। जो भी बिजनेसेस आप देखेंगे बंद हो रहे हैं, लिक्विडेशन वाले मोड पे हैं, उसमें एक चीज कॉमन है सारे में, क्या है, ओनर का पैसा कम है, बोर्ड मनी ज्यादा है, बाकी मिसमैनेजमेंट तो रहता ही है, लेकिन ये भी एक कारण है। अब हम आएंगे कवरेज रेशियो पे, ठीक है।
बस बस और 5 मिनट। कवरेज रेशियो को हम कवर करेंगे फिर छुट्टी। कवरेज रेशियो मतलब आप देखना चाहते हैं कि जो आपके ऊपर हर साल पे करने की एक ऑब्लिगेशन आती है वो आप उस साल के इनकम या उस साल के कैश फ्लो से पे कर पाओगे या नहीं। इज इट राइट? तो शिवानंद ने बैंक से लोन लिया फॉर एग्जांपल, पायल ने बैंक से लोन लिया, पायल ने बैंक से लोन लिया, तो बैंक बोलते आपकी सैलरी कितनी है? तो सैलरी आपकी है 2 लाख रुपए पर मंथ, और बैंक का ईएमआई कितना है? 4 लाख। 4 लाख का ईएमआई है आपने। तो बैंक बोलेगी ये देखो गेट का रास्ता, 4 लाख का ईएमआई पे करना है, 2 लाख तुम्हारी सैलरी है, तो क्या अपना खून बेचकर बाकी 2 लाख दोगे या एक किडनी बेचोगे? फिर भी एक ही महीना होगा, अगली महीना किडनी कहां से लाओगे? अब इसी चीज को बिजनेस में भी अप्लाई करते हैं। वहां पर भी बैंक यही चेक करती है कि आपका इतना इंस्टॉलमेंट, इतना इंटरेस्ट हर महीने या हर साल आ रहा है और आपकी इतनी कमाई है, तो क्या आप पे कर पाओगे या नहीं? पे कर पाएंगे, वेलकम। पे नहीं कर पाएंगे, अनवेलकम। इज इट राइट? उनका सॉफ्टवेयर अपने आप ही रिजेक्ट कर देगा। आजकल ये इंसान दिमाग लगाते ही नहीं है। वो आपको बोलते हैं कि आप अपना डेटा मुझे दे दो इस फॉर्मेट में, सॉफ्टवेयर में डेटा जाता है, बहुत सारी चीज़ें तो पहले सॉफ्टवेयर खुद ही कैलकुलेट कर लेता है, ये रेशियो वेशियो तो आजकल सॉफ्टवेयर कैलकुलेट करता है। और सॉफ्टवेयर को भी आजकल उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से प्रोग्रामिंग कर रखी है कि वो खुद ही बता देगा कि लोन रिजेक्ट होगा या एक्सेप्ट होगा। रोज ये एचडीएफसी बैंक में 60,000 प्रपोजल आते हैं, क्या उनके पास इतना स्टाफ है कि वो रोज इतने एप्लीकेशन को प्रोसेस मैनुअली कर सकें? ऑफ कोर्स नॉट। तो यही होता है फिर। तो जब आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएंगे ना सीए बनने के बाद, तो सारे रेशियो का पहले ध्यान रखना, 1 से ऊपर हो, 2 से ऊपर हो, 3 से ऊपर हो, तब जाकर वो सॉफ्टवेयर पास कर जाएगा उसको। सॉफ्टवेयर को बेवकूफ बनाना बहुत आसान है, लेकिन उसको क्या चाहिए डेटा वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है? तो हमें क्या क्या पे करना पड़ता है हर साल? इंटरेस्ट ऑन लोन, प्रेफरेंस डिविडेंड, रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल और इंस्टॉलमेंट ऑफ द लोन, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। ठीक है? तो यहां पर हम क्या देखेंगे? डेट सर्विस कवरेज रेशियो। पहले इसको ले लेते हैं, बहुत इजी है, इंपॉर्टेंट भी है। नाम में से देखो क्या समझ में आ रहा है? डेट सर्विस कवरेज रेशियो। क्या आपका कैश फ्लो इतना सफिशिएंट है कि वो आपके डेट को सर्विस कर सके? क्या वो आपके डेट को सर्विस करना मतलब डेट रीपे करना। ठीक है? लेंडर्स आर इंटरेस्टेड इन डेट सर्विस कवरेज रेशियो टू जज द एबिलिटी टू पे ऑफ करंट इंटरेस्ट एंड इंस्टॉलमेंट। जैसे पायल ने लोन लिया, तो सैलरी को हम ईएमआई से कंपेयर करते हैं बैंक वाले। ठीक है? कोई सैलरीड क्लास अगर लोन लेता है तो बैंक क्या करती है? उसकी सैलरी को उसके इंस्टॉलमेंट से कंपेयर करती है, और अगर 3-4 गुना सैलरी रहा, आपका पूरा रहा, तो मैच करेगा तो नहीं देगा, आपको घर भी तो चलाना है ना, है कि नहीं? सैलरी भी 2 लाख, इंस्टॉलमेंट भी 2 लाख, तो खाओगे क्या? तो उसी तरह यहां पर भी बैंक क्या करती है, आपका इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट कितना है वो देखती है, और आपकी अर्निंग अवेलेबल फॉर डेट सर्विस कितनी है वो देखती है। सिंपल लॉजिक है उसका। अब उसमें आप पूछेंगे अर्निंग अवेलेबल फॉर डेट सर्विस कैसे निकालेंगे? तो यहां पर फॉर्मूला है, पहले नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ले लिया, उसमें से नॉन कैश ऑपरेटिंग ऐड बैक कर देंगे। क्यों? पीएनएल अकाउंट में आप अगर डेप्रिसिएशन या अमोर्टाइजेशन डेबिट करेंगे तो प्रॉफिट तो कम हो जाता है, बट कैश फ्लो कम नहीं होता है, बिकॉज ये नॉन कैश एक्सपेंस है। तो इसलिए उसको भी ऐड बैक कर दो, बिकॉज कैश तो मेरे पास है ना, कैश तो है मेरे पास, प्लस हम इंटरेस्ट को ऐड बैक करेंगे।
अगर आपका प्रॉफिट इंटरेस्ट को घटाकर आया तो इंटरेस्ट ऐड बैक कर दो, क्योंकि हमें देखना है कि हमारा प्रॉफिट इंटरेस्ट पे करने के लिए सक्षम है या नहीं। तो वो फिगर इंटरेस्ट को डिडक्ट करने के पहले का फिगर होना चाहिए। इज इट राइट? अगर मान लो मेरी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 1,00,000 है और इंटरेस्ट 20,000 है और ये 80,000 है, तो मैं इंटरेस्ट 20,000 को पहले पे करूंगा 1,00,000 में से, इसलिए मुझे 20 को 1,00,000 से कंपेयर करना चाहिए, यस और नो? या 20,00,000 को 80,000 से कंपेयर करना चाहिए? आराम से सोच के जवाब दें। ये समझ गए? मतलब आप रैंक होल्डर है, ये बेसिक लॉजिक जो आपको कोई बताएगा नहीं। हम 20,000 इंटरेस्ट पे करना है, मेरी EBIT 1,00,000 है, तो मेरी इनकम इंटरेस्ट पे करने के लिए 5 गुना सफिशिएंट है या 4 गुना सफिशिएंट है? 5, क्योंकि मैं पहले इंटरेस्ट पे करूंगा, तब ये फिगर 80,000 आया है। इसको साथ कंपेयर करना गलत बात है। अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो एक और एग्जांपल, सपोज आपकी EBIT 20,000 है, इंटरेस्ट भी 20,000 है, नेट प्रॉफिट 0 है, तो क्या आपकी इनकम इंटरेस्ट पे करने में सक्षम है या नहीं? है ना? 20,000 की इनकम है ना, उसमें से इंटरेस्ट पे करोगे। अगर मैं 0 के साथ कंपेयर करूंगा तो आप बोलेंगे नहीं तुम तो बेकार आदमी हो, कुछ पैसे ही नहीं है तुम्हारे पास। अरे वो 0 आया ही तुम्हें पे करने के बाद, इसलिए इंटरेस्ट ऐड बैक करना है। मैं इंटरेस्ट पे कर सकता हूं कि नहीं ये जानने के लिए मेरी जो इनकम है इट शुड बी बिफोर इंटरेस्ट। तो अगर इंटरेस्ट घटकर प्रॉफिट दिया हुआ है तो इंटरेस्ट ऐड बैक करना है। लेकिन अगर इंटरेस्ट घटाया ही नहीं है, अगर आपको मैंने सिर्फ EBIT दिया है तो और उसमें से और 20,000 मत ऐड कर देना, जो घटा ही नहीं वो जुड़ेगा भी नहीं। इज इट राइट? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सब छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखना है। और उसके अलावा कोई और अगर फालतू एडजस्टमेंट हो रखे हैं P&L अकाउंट में, जैसे फॉर एग्जांपल लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, ये सब नॉन कैश आइटम है, ये सिर्फ P&L अकाउंट को घटाते हैं, कैश पे इफेक्ट नहीं होता है, उसको भी ऐड बैक कर देना। तो जो कैश फ्लो स्टेटमेंट में आपको सिखाते हैं ना, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालना, समझ लो ये वैसा ही है। दूसरा, फंड फ्रॉम ऑपरेशन और कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज पर द रिक्वायरमेंट। कुछ बुक्स में इसमें टैक्सेस को भी ऐड बैक कर देते हैं। इज इट राइट? तो थोड़ा सा ये एरिया है जहां पर एक से ज्यादा आंसर पॉसिबल है। सम पीपल ऐड बैक टैक्स ऑल्सो, उनका कहना है टैक्स भी तो हम बाद में ही पे करते हैं। इज इट राइट? तो आपको जो डेटा दिया गया उसके हिसाब से कैलकुलेट करना। और इस रेशियो का पर्पस बहुत अच्छा है, क्या कंपनी अपनी ईयरली कैश फ्लो से अपना ईयरली इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट पे कर सकती है या नहीं? इज इट राइट? इसलिए बैंक का नॉर्मली नॉर्म क्या होता है, बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का नॉर्म क्या होता है कि ये रेशियो कम से कम 1.5 या 2 होना चाहिए। 1.5 मिनिमम ऐसा रहा तो आप पे कर पाओगे, 1:1 रहा तो बिल्कुल एकदम बाउंड्री पे खेल रहे हैं, कम रहा तो फिर तो दिक्कत है। सैलरी 1,80,000, लोन 2 लाख, दिक्कत है। सैलरी भी 2 लाख, लोन का इंस्टॉलमेंट भी 2 लाख, तो एकदम बराबर नेक पे चल रहे हैं आप। तो इसलिए चाहते हैं कि सैलरी कम से कम 4 लाख हो, तब मैं आपको 2 लाख के इंस्टॉलमेंट वाली किस्तें वाली लोन दूंगा। इज इट राइट? तो आज हम यहीं पे रुकेंगे, अगला एपिसोड कल इसी जगह इसी समय, ठीक है?